हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 96 बुल स्टॉप लॉस हंटर। आज हम समझेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। शेयर मार्केट तो जनरल लोगों को पता है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते उनको भी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट की कंसेप्ट मालूम है, बट आईपीओ के बारे में ऐसा नहीं है। आईपीओ क्या होता है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से थोड़े बहुत लोगों को ही आईपीओ का टोटल नॉलेज होता है। और शेयर मार्केट में ऐसा भी इन्वेस्टर है जो सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करके उससे वेल्थ जनरेट करता है, और ये सच है। शॉर्ट टर्म में आईपीओ से पैसा 2 years 3 years हो जाता है, बट सभी आईपीओ में ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं आईपीओ में लॉस लेके भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है, तभी आप सही आईपीओ सिलेक्ट कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें इस पर एक अलग वीडियो आएगी। आज तो हम पहले आईपीओ और उससे जुड़ी सभी बातें कवर करेंगे, सो ये वीडियो पूरा देखना। बेसिक टू बेसिक टॉपिक इस वीडियो में कवर किया है। पहले आईपीओ क्या होता है ये जानेंगे। इनिशियली ये एक तरह का फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसमें कंपनी अपने ओनरशिप को पब्लिक शेयर होल्डर के साथ डिवाइड करती है, यानी शेयर होल्डर एक तरह की कंपनी के ओनर बन जाते हैं उस परसेंटेज में जितने शेयर होल्डर ने शेयर्स लिए हैं। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिसाइड करती है कि वो पब्लिक मार्केट में अपने शेयर्स को ऑफर करेगी, इसका मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टेप का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके कॉमन पब्लिक के लिए ट्रेडेबल बनाती है। इसे ही आईपीओ कहते हैं। अब सवाल आता है, क्यों कोई कंपनी डिसाइड करेगी कि वो पब्लिक जाएंगे? इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक रीज़न होता है, जैसे कि कैपिटल रेज करना कंपनी के एक्सपांशन के लिए, एग्जिस्टिंग डेब्ट को पे ऑफ करना, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। अब आईपीओ प्रोसेस कवर करेंगे। सबसे पहले एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल डिस्क्लोज करती है रेगुलेटरी बॉडी को। इंडिया की रेगुलेटर बॉडी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। उनके अप्रूवल के बाद ही कंपनी आईपीओ ला सकती है। कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर पैसा रेज नहीं कर सकती बिना सेबी अप्रूवल के। सेबी कंपनी के दिए गए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की पूरी तरह स्क्रूटनी होने के बाद ही अप्रूवल देती है। उसके बाद कंपनी एक आईपीओ प्रोस्पेक्ट पब्लिक करती है, जिसमें कंपनी के बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान और फाइनेंशियल डिटेल होता है, और तब वो कंपनी पब्लिक के लिए ऑफर करती है आईपीओ में एप्लीकेशन करने की। आईपीओ प्रोसेस के लिए कंपनी एक एंटिटी हायर करती है जिसे आईपीओ रजिस्ट्रार कहते हैं। आईपीओ रजिस्ट्रार ही शेयर अलॉटमेंट और रिफंड की प्रोसेस कंप्लीट करता है। आईपीओ के लिए एप्लीकेशन फंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बल्कि आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट मीन्स जो बैंक अपने ट्रेडिंग एंड डिमैट अकाउंट को लिंक किया हुआ है। हमारी एप्लीकेशन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहती है, उसे यूज़ नहीं कर सकते उस पीरियड तक जब तक रिफंड इनिशिएट ना हो। आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस लॉटरी बेसिस पे होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं होती है। आमतौर पर हमें लगता है कि हमने आईपीओ में फर्स्ट डे एप्लीकेशन लगाई तो अलॉटमेंट के चांस हमें ज़्यादा होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फर्स्ट डे एप्लीकेशन करो या फिर लास्ट डे एप्लीकेशन करो। आईपीओ अलॉटमेंट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन बेसिस पर डिसाइड होती है। रिटेल में एक मिथ होता है, जो ज़्यादा एप्लीकेशन फंड लगाएगा उसको अलॉटमेंट मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज आपने 1 लॉट एप्लीकेशन किया और आपके दोस्त ने 6 लॉट एप्लीकेशन कर दिए और आईपीओ और सब्सक्राइब हो गया, तब वो लॉटरी बेसिस पे अलॉट होता है, और उस एल्गोरिदम में आपका 1 लॉट और आपके दोस्त का 1 लॉट ही कंसीडर होता है, भले ही उसने 6 लॉट एप्लीकेशन किया होगा। सभी को अलॉटमेंट हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। जब कभी भी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब हो तब हमें एक ही लॉट अप्लाई करना चाहिए। आप ज़्यादा लॉट अप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
उससे अच्छा अपने फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन करें। अलॉटमेंट चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। नया डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। सपोज IPO लॉटरी बेसिस में आपका एप्लीकेशन लग गया तो ब्लॉक अमाउंट बैंक से विड्रॉ हो जाती है और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो शेयर्स आप लिस्टिंग डे या फिर उसके बाद कभी भी सेल कर सकते हो। रिटेलर के लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो अमाउंट रिलीज हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। क्रेडा की IPO डिटेल हम देख सकते हैं। IPO डेट, यहाँ पर IPO की ओपन डेट और क्लोज डेट होती है। लिस्टिंग डेट, कब कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट होगी उसकी डेट यहाँ पे मेंशन होती है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, IPO में आपका एप्लीकेशन लग गया कि नहीं इस डेट को पता चलता है। रिफंड, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो इस डेट को रिफंड इनिशिएट हो जाता है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट, इस डेट को आपका एप्लीकेशन लग गया तो जितने शेयर्स आपको अलॉटमेंट हुए वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। फेस वैल्यू, इट्स प्रेजेंट द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। फ्यूचर में कंपनी को शेयर प्राइस स्प्लिट करनी होगी तो फेस वैल्यू डिक्रीज करते हैं, उसके साथ शेयर्स की प्राइस उस रेशो में स्प्लिट हो जाती है। फेस वैल्यू डिक्रीज करने से कंपनी के इंस्टिक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। इससे सिर्फ शेयर्स मोर अफोर्डेबल हो जाते हैं। प्राइस बैंड, यानी कंपनी किस प्राइस में IPO ला रही है। लॉट साइज, IPO में हम अपने हिसाब से शेयर्स नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का एक लॉट होता है, उस लॉट का मल्टीपल अप्लाई हम कर सकते हैं। टोटल इशू साइज, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस IPO की टोटल कॉस्ट और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं। फ्रेश इशू का मेन पर्पस कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज करना होता है। ये नए फंड को कंपनी के ऑपरेशन एक्सपांड करने में, डेप्ट रिड्यूस करने में या अदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफर फॉर सेल से कंपनी में कोई भी पैसा नहीं आता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इंक्लूडिंग प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल्स उनके शेयर सेल करते हैं और लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। रिसेंट में ही टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आया था, वो पूरा ऑफर फॉर सेल था। IPO प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर का मेन पर्पस कंपनी को बिल्ड करना होता है और उसके ऑपरेशन को शुरू करने में योगदान देना होता है। वो अपने इन्वेस्टेड कैपिटल और एक्सपर्टाइज से कंपनी को बिल्ड करता है। प्रमोटर्स कंपनी के इनिशियल शेयर होल्डर होते हैं और उनका सिग्निफिकेंट ओनरशिप होता है। उनका स्टेक कंपनी के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के साथ बढ़ सकता है। इशू टाइप में प्राइमरी 2 टाइप ऑफ इशू होता है, एक फिक्स प्राइस इशू एंड दूसरा बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी इनिशियली एक स्पेसिफाइड रेंज रखती है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर बिड कर सके। फाइनल इशू प्राइस बिडिंग प्रोसेस में उसकी डिमांड जनरेट होने पर होती है। लिस्टिंग एट, यहाँ पर कंपनी कौन सी एक्सचेंज पर शेयर्स लिस्ट कर रही है ये पता चलता है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IPO लॉट साइज से हम देख सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी में और कितनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटेल यानी जो बिलो 2 लाख का एप्लीकेशन करता है। रिटेल में इंडिविजुअल इन्वेस्टर HUF NRI आते हैं। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो अबव 2 लाख के एप्लीकेशन करता है उसे HNI कहते हैं। HNI में इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आता है, उसके साथ HUF NRI ट्रस्ट कंपनी आती है और उसकी IPO अप्लाई करने की प्रोसेस अलग होती है। HNI में ASBA थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। HNI में भी
टू टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, एक स्मॉल और दूसरी बिग कैटेगरी। स्मॉल HNI में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख तक। बिग HNI की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर है। IPO रिजर्वेशन, यहाँ पर हमें पता चलता है कंपनी किस कैटेगरी को कितने शेयर्स ऑफर कर रही है। एंकर इन्वेस्टर यानी एक इन्वेस्टर होता है जो बड़ा पैसा लगाता है। इनमें म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बैंक शामिल होता है, जो एक नए शेयर्स लिस्टिंग के पहले एंकर बुक का हिस्सा बनता है। ये लार्ज वॉल्यूम में इन्वेस्ट करते हैं, सो इनको प्रॉफिट बुक करना होता है तो इनकी सेल की वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है। उस वक्त शेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है। सो सेबी रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए शेयर्स में वोलेटिलिटी अवॉइड करने के लिए एंकर इन्वेस्टर को 30 डेज का लॉकिंग पीरियड देती है। इसका मतलब होता है कि लिस्टिंग डेट से 30 डेज तक एंकर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर सकता। आफ्टर दैट वो अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस बुक कर सकता है, वो भी उसके इन्वेस्टमेंट का 50% शेयर्स, और रेस्ट 50% आफ्टर 90 डेज के बाद वो अपना प्रॉफिट और लॉस बुक कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, वो कभी भी अपने शेयर्स सेल कर सकता है। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स, बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। ये लार्ज वॉल्यूम में इन्वेस्ट करते हैं और उनका लॉकिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस, यहाँ पर हम IRDA के IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस का एग्जाम्पल लेते हैं। IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस में हमें पता चलता है IPO कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 1 टाइम मीन्स 100% सब्सक्राइब। IRDA IPO में रिटेल कैटेगरी में IPO 7.73% ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब 1 शेयर्स के लिए लगभग 8 लोगों की एप्लीकेशन आई हुई थी। 8 लोगों में से किसने 1 लॉट, किसने 4 लॉट एप्लीकेशन किया होगा। अब इस सिचुएशन में IPO रजिस्टर सभी की एक ही लॉट कंसिडर करेगा और उन 8 लोगों में से 1 को लॉटरी बेसिस पर शेयर अलॉट करेगा। ऐसे पूरे रिटेल कैटेगरी को IPO रजिस्टर कंप्लीट करेगा। जब कभी भी IPO में एंकर इन्वेस्टर, QIB कोटा, HNI कोटा, ये सब कोटे में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो IPO अच्छे रिटर्न देता है। IPO ओपन और क्लोज डेट में सब्सक्राइब करने से पहले एंकर इन्वेस्टर QIB कोटा, HNI कोटे में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है वो देख ले और IPO में अप्लाई करे।